तो अब हम समझते हैं स्टोक लॉ। एंड स्टोक लॉ समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा व्हाट इज विस्कस फोर्स। तो विस्कस फोर्स होता क्या है, अब इसको समझने के लिए पहले हम ले लेते हैं एक ट्यूब। ठीक है, एक ट्यूब में हमने एक बॉल को ड्रॉप कर दिया। ठीक है, जब बॉल को मैंने गिराया, ठीक है, तो क्या हुआ, उसको कुछ फोर्स फील हुई। ठीक है, वो फोर्स कौन सी है, वो विस्कस फोर्स है। तो इसका मतलब, इसको हम छोटे शब्दों में कह सकते हैं कि बैकवर्ड ड्रैग एक्सपीरियंस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन लिक्विड इज विस्कस फोर्स। मतलब कि इस बॉल को इस लिक्विड में जो फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन से मिल रही है, दैट इज विस्कस फोर्स। मतलब ये चल रहा है ऐसे, पर कुछ फोर्स है जो उसे ऊपर की तरफ खींच रही है, लग रही है, ऊपर से लग रही है वापस। ठीक है, जैसे ये फोर्स इसको नीचे जाने में प्रॉब्लम कर रही है, तो दिस फोर्स इज विस्कस फोर्स। अब क्या हो रहा है, जब हमने उस बॉल को नीचे फेंका तो सबसे पहले तो वो बॉल स्पीड पकड़ने लग गई। ठीक है, मतलब कि उसकी स्पीड बढ़ने लग गई, एक्सेलरेशन होने लग गया। तो यहाँ पे वेलोसिटी एकदम से बढ़ रही है, एक्सेलरेट कर रही है। ठीक है, अब क्या हुआ, आगे एक पॉइंट ऐसा आया जब वो स्पीड बढ़ना बंद कर गया। मतलब कि एक वैल्यू पे आके वो स्टिक कर गया। ठीक है, एक वैल्यू ऐसी आई जिसके बाद वो बढ़ना बंद कर गया। ठीक है, तो वेलोसिटी इस स्टेज पे आगे जाके क्या हो गई, कांस्टेंट। तो ग्राफ में हुआ क्या है कि बॉल ड्रॉप होने से पहले वेलोसिटी बढ़ने ही लग गई और बढ़ते बढ़ते एक पॉइंट पे आके उसने बढ़ना बंद कर दिया, सिर्फ एक ही वैल्यू वेलोसिटी की रह गई। तो इस स्टेज पे क्या हुआ कि अब जो वेलोसिटी मुझे इस स्टेज पे मिलेगी, जो कांस्टेंट वेलोसिटी है, दैट इज कॉल्ड टर्मिनल वेलोसिटी। तो वही बात मैंने कहा है, जब वो कांस्टेंट हो जाती है तब हम उसकी स्पीड को बोलेंगे टर्मिनल वेलोसिटी। अब हमने विस्कस फोर्स तो समझ लिया, अब हम समझते हैं कि उसका क्या फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला क्या है, फोर्स इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी। ठीक है, तो 6 पाई ईटा आर वी। ठीक है, तो v क्या है, टर्मिनल वेलोसिटी, r क्या है, रेडियस ऑफ ऑब्जेक्ट, और ईटा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। अब हम समझते हैं कि ये कैसे वर्क कर रहा है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि आपके पास हनी है। ठीक है, तो हनी क्या होता है, गाढ़ा होता है। ठीक है, और साथ में ले लीजिए वाटर। अब वाटर हनी के मुकाबले इतना गाढ़ा नहीं होता। ठीक है, तो इसका मतलब हनी का जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है वो ज़्यादा है, मतलब हनी का जो ईटा है वो ज़्यादा वैल्यू है। ठीक है, और वाटर का जो ईटा है वो कम वैल्यू है। ठीक है, तो हनी क्या है, हनी में बहुत विस्कस फोर्स लगता है। ठीक है, क्योंकि वो गाढ़ा है, और वाटर में कम विस्कस फोर्स लगता है क्योंकि वो हनी के मुकाबले कम गाढ़ा है। तो यहाँ से मेरे को समझ आया कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो जो चीज़ जितनी गाढ़ी होगी उस पे उतना विस्कस फोर्स लगेगा। ठीक है, अब मैं चलती हूँ इसके सेकेंड पॉइंट पे, दैट इज इट्स रेडियस। ठीक है, अगर कोई मैंने ऑब्जेक्ट उसमें फेंका है, ठीक है, या ड्रॉप किया है, तो उस केस में क्या होगा, तो उसमें मेरे को देखना पड़ेगा कि किस साइज का वो बॉल है। ठीक है, इसका मतलब रेडियस ऑफ द ऑब्जेक्ट मैटर्स। ठीक है, अगर मैंने बड़ी बॉल ड्रॉप करी है तो उसको विस्कस फोर्स ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, अगर मैं छोटी बॉल ड्रॉप करती हूँ तो उसको विस्कस फोर्स कम मिलेगा। क्यों, क्योंकि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। तो जितना रेडियस बड़ा होगा उतना विस्कस फोर्स ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, अब मैं चलती हूँ इसके थर्ड पॉइंट, दैट इज टर्मिनल वेलोसिटी। तो टर्मिनल वेलोसिटी तो मुझे पता है क्या, कि कब कितनी वेलोसिटी लास्ट में हमें उसमें मिलती है, मतलब आफ्टर सैचुरेशन कौन सी वेलोसिटी उस बॉल की आई, दैट इज टर्मिनल वेलोसिटी। तो वहाँ पे जो ऑब्जेक्ट ज़्यादा वेलोसिटी से आ रहा होगा उसको ज़्यादा विस्कस ड्रैग मिलेगा, जो कम वेलोसिटी से आ रहा है उसको कम विस्कस ड्रैग मिलेगा, बिकॉज F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। ठीक है, जिसकी वेलोसिटी ज़्यादा उसका ड्रैग ज़्यादा, जिसकी वेलोसिटी कम उसका विस्कस फोर्स कम। ठीक है, तो इस तरीके से विस्कस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टर्मिनल वेलोसिटी। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला हमारे टिप्स पे होना चाहिए, 6 पाई ईटा आर वी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं टर्मिनल वेलोसिटी का डेरिवेशन। ठीक है,
अब उसे समझने के लिए पहले हम क्या देख रहे हैं कि ये एक ट्यूब है, ठीक है। इस ट्यूब में एक बॉल ड्रॉप की गई, ठीक है। वो बॉल ड्रॉप होने से उसे कुछ फोर्स मिल रहा है, ठीक है। जैसे कि हम हैं, ठीक है, हमारा वेट आउटसाइड अलग होता है और पानी के अंदर अलग होता है। इसका मतलब हमारे को भी कुछ अप थ्रस्ट फील होता है, कुछ फोर्स लिक्विड की तरफ से फील होता है। तो इसका मतलब क्या है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे, है ना, लिक्विड में जाने के बाद कुछ फोर्स फील होता है, ठीक है, कुछ अप थ्रस्ट फील होता है, उसको हम लोग अप थ्रस्ट कहते हैं। अगर मैं डेफिनेशन देखूं तो डेफिनेशन कहती है अपवर्ड फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ऑब्जेक्ट इन लिक्विड इज अप थ्रस्ट। इसका मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को लिक्विड में जाने के बाद जो फोर्स फील हो रही है दैट इज अप थ्रस्ट। अब हम बात करते हैं इस बॉडी के वेट की, ठीक है। तो एक्चुअल वेट ऑफ द बॉडी क्या होती है? तो एक्चुअल वेट ऑफ द बॉडी होती है mg, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट है, इसका वेट क्या है? mg, ठीक है। और मास क्या होता है? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो यहाँ से m की जगह पे क्या आ गया? v रो, साथ में g, तो अब बन गया ये v रो g, ठीक है। अब वॉल्यूम क्या होता है किसी स्फीयर का? 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ से ये बन गया 4/3 पाई आर क्यूब, ये आगे है रो और साथ में है जी। तो अब हमारा वेट ऑफ द बॉडी क्या बन गया? 4/3 पाई आर क्यूब रो एंड जी, ठीक है। तो ये है एक्चुअल वेट ऑफ द बॉडी। तो अब हम बात करते हैं अप थ्रस्ट के फॉर्मूले की, ठीक है। अब अप थ्रस्ट क्या है? लिक्विड दे रहा है जो उसको फोर्स दे रहा है ऊपर की तरफ, ठीक है। तो अप थ्रस्ट क्या है? V सिग्मा G। तो अप थ्रस्ट क्या है हमारे पास? V सिग्मा G, ठीक है। अब इसे हम समझते हैं। ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ऑब्जेक्ट को कौन पुश कर रहा है? लिक्विड पुश कर रहा है, और लिक्विड का डेंसिटी क्या है? सिग्मा। तो यहाँ पे वॉल्यूम है ऑब्जेक्ट की, ठीक है, डेंसिटी है लिक्विड की, और जी हमें पता है कि होती है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बन गया V सिग्मा G। अब वॉल्यूम तो अगेन वही चीज़ है, क्या? स्फीयर। तो ये है 4/3 पाई आर क्यूब, साथ में आ जाएगा सिग्मा और जी, तो ये आ गया सिग्मा जी, ठीक है। तो अब थ्रस्ट की क्या वैल्यू आ गई हमारे पास? U इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब सिग्मा जी। अब हम निकालते हैं एपरेंट वेट। तो एपरेंट वेट कौन सा वेट है? जो कि लिक्विड में उस ऑब्जेक्ट को फील हुआ। तो एपरेंट वेट हुआ क्या? एपरेंट वेट इज mg माइनस अप थ्रस्ट। इसका मतलब एक्चुअल वेट ऑफ द बॉडी माइनस अप थ्रस्ट। तो हमारे पास एक्चुअल वेट ये था, मतलब mg ये है और अप थ्रस्ट ये है। तो अब मैं दोनों को सब्ट्रैक्ट करती हूँ, ठीक है। तो क्या आया मेरे पास? 4/3 पाई आर क्यूब रो जी माइनस अप थ्रस्ट, ये 4/3 पाई आर क्यूब सिग्मा जी। यहाँ से मेरे पास क्या कॉमन आ गया? 4/3 पाई आर क्यूब और साथ में जी, ठीक है। और अंदर क्या आ जाएगा? रो माइनस सिग्मा। तो एपरेंट वेट क्या हो गया? 4/3 पाई आर क्यूब जी इंटू रो माइनस सिग्मा। तो दिस इज कॉल्ड द एपरेंट वेट ऑफ द बॉडी। तो जैसा कि हमने देखा कि मुझे टर्मिनल वेलोसिटी निकालनी है, ठीक है। अब टर्मिनल वेलोसिटी के लिए हमने ग्राफ देखा था, जहाँ पे बॉल जो हमने ड्रॉप करी या ऑब्जेक्ट जो ड्रॉप किया गया था पानी में, वो क्या कर रहा था? एक्सेलरेट कर रहा था, ठीक है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक वो एक्सेलरेट कर रहा है। अब यहाँ पे आके क्या हो रहा है कि वेलोसिटी बढ़ ही नहीं रही, एक सैचुरेशन पॉइंट पे आ गया। तो ये इसका सैचुरेशन पॉइंट है, और जहाँ पे वेलोसिटी हमें बढ़ ही नहीं रही, कांस्टेंट होगी, इस पॉइंट पे हम टर्मिनल वेलोसिटी निकाल सकते हैं। और इस पॉइंट पे होता क्या है? इस पॉइंट पे विस्कस फोर्स जो है वो एपरेंट वेट ऑफ द बॉडी के इक्वल हो जाता है। जब दोनों इक्वल हो जाते हैं तो एक्सेलरेशन 0 होती है, और क्या होता है? मिलता है हमें एक वेलोसिटी जो कि कांस्टेंट है, दैट इज कॉल्ड टर्मिनल वेलोसिटी। अब हम इसे
इधर से समझ लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है, विस्कस फोर्स, और विस्कस फोर्स हमें कहाँ से मिला था, स्टोक लॉ से, ठीक है। और वेट ऑफ द बॉडी जो अभी हमने कुछ देर पहले कैलकुलेट करी। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों टर्म्स को इक्वेट करेंगे। तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला हमने लिखा ही हुआ है, ये क्या है, विस्कस फोर्स इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर बी। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 6 पाई ईटा आर बी, ठीक है। और वेट ऑफ द बॉडी हमने क्या निकाला था, एपरेंट वेट क्या था, 4/3 पाई आर क्यूब जी, साथ में रो माइनस सिग्मा, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम कैलकुलेट करते हैं। तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, ठीक है, 2 2 ज़ा 2 3 ज़ा, ठीक है। अब हम करते हैं आर से ये गया, तो यहाँ बच गया आर का स्क्वायर, ठीक है। बाकी तो कुछ कट नहीं हो रहा। अब क्या है, मुझे क्या चाहिए, टर्मिनल वेलोसिटी v। तो यहाँ पे हम v को रखेंगे, बाकी चीज़ें उधर शिफ्ट कर देते हैं। तो ये आ गया v टर्मिनल वेलोसिटी, यहाँ से आ गया 2/3 आर स्क्वायर जी रो माइनस सिग्मा। अब यहाँ पे क्या बच गया है, 3 ईटा, तो नीचे आ जाएगा 3 ईटा। अब सॉल्व कर लें तो क्या बन जाएगा, तो सिंप्लीफाई करने के बाद अब मुझे टर्मिनल वेलोसिटी का ये फॉर्मूला मिल गया। तो वी टी इज इक्वल टू 2/9 आर स्क्वायर रो माइनस सिग्मा इंटू जी अपॉन ईटा, ठीक है। तो यहाँ से अभी हमें टर्मिनल वेलोसिटी की वैल्यू मिल गई। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। अब यहाँ पे दिखा रहा है कि वी टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर का स्क्वायर। इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट का रेडियस ज़्यादा होगा उसको ज़्यादा टर्मिनल वेलोसिटी होगी, ठीक है। अब दूसरा टर्म क्या है, वी टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो माइनस सिग्मा, ठीक है। अब रो क्या होता है, ऑब्जेक्ट की डेंसिटी, और सिग्मा क्या होता है, लिक्विड की डेंसिटी, ठीक है। तो इन दोनों का डिफरेंस, ठीक है, जहाँ ज़्यादा होगा वहाँ पे टर्मिनल वेलोसिटी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो अगर मान लो कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट मैंने वुड लिया हो, ठीक है, तो वुड और जो वाटर में डिफरेंस है, ठीक है, उसको देखें। और अगर हम एक और चीज़ कंपेयर कर लेते हैं कि आयरन ले लेते हैं, ठीक है, और आयरन और वाटर में डिफरेंस, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि डेंसिटी किसकी ज़्यादा होती है, आयरन की ज़्यादा होती है, वुड की कम होती है। तो जिस केस में डेंसिटी में डिफरेंस ज़्यादा होता है वहाँ पे टर्मिनल वेलोसिटी ज़्यादा होती है। इसका मतलब कि आयरन और वाटर के बीच में जो डिफरेंस है वो ज़्यादा है, तो वहाँ हमें टर्मिनल वेलोसिटी ज़्यादा मिलेगी और वुड के केस में कम मिलेगी। मान लो अब मैंने इधर ऑब्जेक्ट वुड ले लिया, तो वुड और लिक्विड की डेंसिटी में जो डिफरेंस है वो कम आएगा, तो टर्मिनल वेलोसिटी भी कम आएगी, क्योंकि डिफरेंस इन द डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टर्मिनल वेलोसिटी। तो जहाँ पे डिफरेंस ज़्यादा आएगा वहाँ टर्मिनल वेलोसिटी ज़्यादा आएगी, और जहाँ पे ये डिफरेंस कम आएगा वहाँ पे टर्मिनल वेलोसिटी कम हो जाएगी। अब हम चलते हैं इसके थर्ड पैरामीटर में, दैट इज वी टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईटा। तो ईटा क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, मतलब कि कौन सा लिक्विड ज़्यादा जो है वो डेंस है, ठीक है। तो अगर हम बात करें हनी की, तो हनी ज़्यादा डेंस होता है, ठीक है। तो अगर ज़्यादा डेंस है तो टर्मिनल वेलोसिटी क्या आएगी, उल्टी, मतलब कम आएगी, ठीक है, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसका मतलब जो ज़्यादा डेंस है उसकी टर्मिनल वेलोसिटी कम आएगी। जैसे हनी की विस्कोसिटी जो है वो ज़्यादा है, ठीक है, और वाटर की जो विस्कोसिटी है वो लेस है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, जिसकी विस्कोसिटी ज़्यादा है उसकी टर्मिनल वेलोसिटी कम होगी, उल्टी होनी है ना, ठीक है। तो जहाँ पे विस्कोसिटी ज़्यादा है, जैसे हनी की विस्कोसिटी ज़्यादा है तो टर्मिनल वेलोसिटी इसकी कम होगी। तो लास्टली हमें ये समझ आता है कि वी टी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो माइनस सिग्मा, बट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो अब हम देखते हैं एक न्यूमेरिकल ऑन विस्कस फोर्स, ठीक है। विस्कस फोर्स का हमें न्यूमेरिकल देखना है। तो इसमें हम कंसिडर कर रहे हैं कि ये एक रेन ड्रॉप है जो कि एयर में आ गया है, ठीक है। अब इसका हमारे पास क्या दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है, इसकी टर्मिनल वेलोसिटी दी हुई है,
इसकी हमारे पास विस्कोसिटी दी हुई है, तो अब हमें इसका विस्कस फोर्स फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हमें इसका फॉर्मूला पता हो। तो विस्कस फोर्स का फॉर्मूला होता है 6 पाई ईटा आर वी। अब हम क्या करेंगे, वैल्यू डाल देंगे। ठीक है, अब क्या है, ये सारे के सारे CGS में है, तो यहाँ हमें कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अब हम वैल्यू पुट करते हैं। तो विस्कस फोर्स इज इक्वल टू 6 पाई का मतलब 22/7। अब कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ये रहा, दैट इज 8 × 10⁻⁻5। अब एयर का रेडियस दैट इज 0.03 सेंटीमीटर, तो ये आ गया 0.03। अब हमारे पास b की वैल्यू क्या है, 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो इसको लिख देंगे 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो सारी वैल्यूज़ हमने लिख दिया। अब आपका क्या काम है, इसको कैलकुलेट करके जो इसका आंसर हो वो हमें कमेंट बॉक्स में आप लिखेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शन मैंने दिए हुए हैं, तो आपने कैलकुलेट करके हमें बताना है कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन राइट है, विच ऑप्शन इज करेक्ट। तो अब हम करने जा रहे हैं टर्मिनल वेलोसिटी का एक और न्यूमेरिकल। ठीक है, इस न्यूमेरिकल में हमारे पास जो जो दिया है वो हमने यहाँ पे लिखा है। अब देखते हैं क्या क्या है। एक दिया हुआ है, ये हमारे पास क्या है, एक एयर बबल है जो कि लिक्विड के अंदर है। ठीक है, तो यहाँ पे लिक्विड की डेंसिटी है सिग्मा और इसकी डेंसिटी है, बबल की डेंसिटी है रो, और यहाँ पे इस बबल का रेडियस है 1 सेंटीमीटर, इसका वेलोसिटी है 0.2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये 4 चीज़ें हमारे पास दी हुई हैं जो कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो रेडियस क्या है 1 सेंटीमीटर, वेलोसिटी 0.2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और सिग्मा लिक्विड का दिया हुआ है 1.47 × 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे को क्या निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए अब हम इस डाटा को यूज़ करते हैं और निकालते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा कि हम इसको जो हमारे CGS में दिया है उसको हम SI यूनिट में चेंज कर लें, मतलब कि मीटर पर सेकेंड एंड मीटर्स में। अब जैसे रेडियस है मेरे पास 1 सेंटीमीटर है, उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या बनेगा 0.01 मीटर। वेलोसिटी है 0.2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो इससे बनेगा 0.002 मीटर पर सेकेंड, और इसको और सॉर्ट आउट करके लिखेंगे तो 2 × 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। अब हमारे पास डेंसिटी ऑफ लिक्विड दिया हुआ है, दैट इज सिग्मा, दैट इज 1.47 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। तो इसको सॉर्ट आउट करने की जरूरत नहीं, ये ऑलरेडी SI यूनिट में है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, Vt इज इक्वल टू 2/9 r² रो माइनस सिग्मा g अपॉन विस्कोसिटी। यहाँ पे हमने टर्मिनल वेलोसिटी का सबसे पहले फॉर्मूला लिख दिया। ठीक है, पर हमें फाइंड आउट क्या करना है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा। तो ईटा हमारा यहाँ है, तो इसको हमें कहाँ शिफ्ट करना पड़ेगा, इधर। तो यहाँ पे हमने लिख दिया ईटा इज इक्वल टू 2/9 r² रो माइनस सिग्मा इंटू g अपॉन Vt। अब हम क्या करते हैं, इसकी वैल्यू पुट करते हैं। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 2/9 r² मतलब 0.01 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास रो दिया है। अब रो मतलब एयर बबल का डेंसिटी क्या होता है, वो बहुत ही कम होता है, तो हम इसे नेग्लेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ हम लिख देते हैं कि रो इज स्मॉल वैल्यू सो नेग्लेक्टेड। ठीक है, तो वो स्मॉल वैल्यू के कारण नेग्लेक्ट कर दी गई। अब हमें पता है कि हमारे पास आसपास की एयर कैसी होती है, बहुत ही लाइट है ना, मतलब उसकी डेंसिटी ऑलमोस्ट 0 ही होती है। तो यहाँ से हम यहाँ पे लिख देते हैं कि रो इज इक्वल टू 0। ये एयर की जो डेंसिटी होती है बहुत कम होती है, तो उसको हम यूज़ करेंगे 0 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पे ये तो हो गया 0, तो यहाँ मैं पुट कर देती हूँ 0 माइनस, अब हमारे पास है सिग्मा लिक्विड की डेंसिटी। तो लिक्विड की डेंसिटी हमारे पास ये वैल्यू आ रखी है 1.47 × 10⁻³ ठीक है, अब हमारे पास है जी की वैल्यू क्या होती है 9.8 ग्रेविटी की वैल्यू। ठीक है, अपॉन वीटी मतलब हमारे पास दिया हुआ है 0.2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे क्या वैल्यू आ गई हमारे पास
2 इंटू 10 की पावर -3। अब टर्मिनल वेलोसिटी मतलब बबल ऊपर जा रहा है तो ये वैल्यू आएगी हमारे पास नेगेटिव। अब हम इसे सॉर्ट आउट करते हैं। 2/9.01 का स्क्वायर, ये सॉल्व करके हमारे पास आया -1.47 इंटू 10 की पावर -3 इंटू 9.8 अपॉन 2 की पावर 10 की पावर 2 इंटू 10 की पावर -3, ठीक है, विद नेगेटिव साइन। ठीक है, अब हम इसे क्या करेंगे, यहाँ से नेगेटिव और नेगेटिव दोनों कट कर देते हैं। तो ये और ये हो गया कट, 10 की पावर -3 और ये कट हो गया। इसे भी सॉर्ट आउट कर लेते हैं। 2 ये हो गया 4.9। तो अब हमारे पास बहुत ही छोटी वैल्यूज़ हैं, इसको आप कैलकुलेट करके मुझे आंसर कमेंट कर देंगे। तो अब हम करने जा रहे हैं टर्मिनल वेलोसिटी का एक न्यूमेरिकल। इस न्यूमेरिकल में हमने देखा कि ये हमारे पास एक ड्रॉप है, सेम साइज का ड्रॉप यहाँ भी है, मतलब कि 2 ड्रॉप्स हमारे पास हैं। अब क्या हो रहा है, ये दोनों ज्वाइन होके एक बड़ा ड्रॉप बन जा रहा है। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, हम इस ड्रॉप का टर्मिनल वेलोसिटी निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास इन 2 ड्रॉप्स का वेलोसिटी दिया हुआ है, दैट इज v0। तो v0 कितना है, 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। अब जैसे कि हमारे को पता है कि इसका वॉल्यूम क्या होता है, एक स्फीयर है तो ये है 4/3 पाई r³। अब क्या हुआ, प्लस इसका वॉल्यूम 4/3 पाई r³। अब इसका अगेन दिस इज स्फीयर, देन 4/3 पाई r³। ठीक है, यहाँ पे रेडियस बड़ा वाला आएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से 4/3 कॉमन ले लेंगे। 4/3 पाई कॉमन आ गया, अंदर हमारे पास क्या आया, r³ प्लस r³ इक्वल टू 4/3 पाई एंड r³। ये इसके साथ कैंसिल हो गया, ये दोनों कितने बन गए, 2r³ और ये बच गया r³। अब हम क्यूब रूट लेंगे, तो जब हम क्यूब रूट लेते हैं क्या होगा, हमारे पास यहाँ से आया, अब हम इसका क्यूब रूट लेंगे तो 2 का क्यूब रूट कुछ भी नहीं होता, यहाँ पे आ जाएगा 2 के ऊपर 1/3। r की क्यूब का क्यूब रूट कितना हो जाएगा, 1 r निकल आएगा। और यहाँ से हमारे पास कैपिटल R की 3 है तो क्या आएगा क्यूब रूट, कैपिटल R। तो हमारे पास R और स्मॉल r का एक यहाँ से रिलेशन आ गया। ठीक है, अब हम देखेंगे कि हमारा टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है। Vt इज इक्वल टू 2/9 r² रो माइनस सिग्मा इंटू g अपॉन ईटा। ठीक है, तो यहाँ फोकस हमारा किस चीज़ पे होना चाहिए, r² पे और वेलोसिटी पे। तो यहाँ से मुझे क्या पता लग रहा है कि इन दोनों में एक रिलेशन आ सकता है, क्या, कि v इज प्रोपोर्शनल टू r का स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसको यूज करते हुए आगे काम करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 2 वेलोसिटी है, एक वेलोसिटी इन 2 छोटे ड्रॉप्स की है और एक है बड़े ड्रॉप की। तो बड़े ड्रॉप की वेलोसिटी है vt और छोटे वाले ड्रॉप्स की वेलोसिटी है v0। ठीक है, अब हमने क्या देखा इसमें कि v0 इज प्रोपोर्शनल टू r²। ठीक है, और vt इज प्रोपोर्शनल टू r का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इन दोनों के बीच में रिलेशन निकाल लेंगे। क्या आएगा, v0/vt इज इक्वल टू r² अपॉन कैपिटल R का स्क्वायर। ठीक है, अब हमारे पास v0 की वैल्यू क्या है, 5 और vt की वैल्यू हमें निकालनी है। r² की जगह पे और r की जगह पे कुछ निकालेंगे, क्या है, r/r का होल स्क्वायर। अब यहाँ से हम ये रिलेशन निकालते हैं, यहाँ से हमारे पास क्या आया, r/R इज इक्वल टू 1/2 1 की पावर 3। ठीक है, अब इस चीज़ को यूज़ करके हम इसमें पुट कर देते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/2 1/3 का स्क्वायर।
तो ये स्क्वायर कितना आ जाएगा, 1 का स्क्वायर इज 1 और 2 की स्क्वायर क्या आएगा, 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4, ठीक है, और उसकी पावर आ जाएगी 1/3, ठीक है। तो यहाँ से ये चीज़ सॉल्व हो गई। अब हम इसे आगे सॉल्व कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो VT की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 × 4 1 की पावर 3, ठीक है। तो इसकी वैल्यू यहाँ से हमारे पास आ गई दिस मच cm/s। तो इस तरीके से मेरे को अगर इन ड्रॉप्स की V0 दी रखी है, मतलब कि वेलोसिटी दे रखी है, तो मैं क्या है इस बड़े ड्रॉप का भी टर्मिनल वेलोसिटी फाइंड कर सकती हूँ, ठीक है। तो इसके लिए मुझे क्या चाहिए होगा, जस्ट फॉर्मूला, टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला एंड सम रिलेशंस। तो अब हम टर्मिनल वेलोसिटी को समझने के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हमने स्टोक लॉ किया था, उसमें क्या था, फोर्स इज इक्वल टू 6 पाई ईटा RV। अब हम देखते हैं कि इसका क्या एप्लीकेशन है, ठीक है। अब आपने देखा होगा कि जब पैराशूट उतरता है, ठीक है, तो इंसान जब नीचे पहुंचता है तो वो कोई हर्ट नहीं होता, बड़े आराम से वो नीचे पहुंच चुका होता है, ठीक है। वो क्यों होता है, ठीक है, क्या है, इसका जो रेडियस है ना, वो रेडियस क्या है, बड़ा है, ठीक है। जब रेडियस ज़्यादा होगा तो उसको विस्कस फोर्स ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि रेडियस ज़्यादा होने से उसको ज़्यादा फ्रिक्शन मिल रहा है और ज़्यादा फ्रिक्शन होने से उसकी टर्मिनल वेलोसिटी लो हो जा रही है। तो टर्मिनल वेलोसिटी जब कम हो जाती है तो वो नीचे क्या है, वो आराम से उतरेगा, तो इससे जब वो नीचे पहुंचेगा तो वो हर्ट नहीं होगा। तो ये एप्लीकेशन किसकी है, टर्मिनल वेलोसिटी की।